और देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए आपको 5 बजे की 5 बड़ी खबरें दिखाते हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक चली। प्रधानमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और वहीं पर दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत चली है। उत्तर प्रदेश के कई विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है प्रधानमंत्री के साथ और अटकलें तेज है कि 14 जनवरी के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री संग चर्चा, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की है और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं की गई है। किन चेहरों को शामिल किया जाए, इसको लेकर दिल्ली में मंथन किया गया है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में चाहती है। यही वजह है कि अलग अलग विषयों को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं, चर्चाएं की जा रही है और मुख्यमंत्री आज 11 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ एसआईआर को लेकर भी चर्चा हुई है। ये भी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि 2027 में चुनाव है और इससे पहले अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार कराई जा रही है। चाहे हम पश्चिम बंगाल का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया कराई गई थी। प्रधानमंत्री के साथ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई है तो कहा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ एसआईआर को लेकर भी चर्चा की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है और कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई है। 2020 में हुए दिल्ली दंगे के आरोपी सरजिद इमाम और उमर खालिद समेत 5 आरोपियों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 5 आरोपियों को जो है जमानत दे दी गई है। सरजिद इमाम और उमर खालिद की जो है जमानत याचिका जो है खारिज कर दी गई है। इसमें जो 5 आरोपियों को जो जमानत दी गई है उसमें कई शर्तों के साथ जमानत दी गई है। सरजिद इमाम और उमर खालिद की जो जमानत याचिका खारिज की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो कहना है कि इन पे यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है और दंगा भड़काने का आरोप है, इसलिए इनकी जो है याचिका जो है खारिज कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगले 1 साल तक जो है जमानत याचिका जो है ये नहीं डाल सकेंगे। इससे पहले 10 दिसंबर को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और उससे पहले दिल्ली के हाई कोर्ट में 2 सितंबर को 2025 में जो सुनवाई हुई थी, सुनवाई के दौरान भी हाई कोर्ट ने भी कहा था इन पे दंगा भड़काने का आरोप है, इसलिए इनकी जो जमानत है जो है खारिज कर दी गई है। 2020 में जो दंगा हुआ था सीए और एनआरसी को लेके लगातार जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें करीब 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 700 से ज़्यादा जो लोग हैं जो घायल हो चुके थे। 700 से ज़्यादा जो है एफआईआर भी दर्ज की गई थी। आरोप इन पे ये भी है उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो उनका भारत दौरा था, भारत दौरा के दौरान इनका जो था विरोध प्रदर्शन करने का भी इस पे आरोप था कि ये उस समय विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे जिस समय भारत दौरे पे अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले थे। झांसी के सराफा व्यापारियों ने एक मीटिंग कर नकाब पर अब पहरा बैठा दिया है। उनका कहना है कि लगातार जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते सभी व्यापारी परेशान चल रहे हैं। इसके चलते सारे व्यापारियों ने सबसे पहले एक मीटिंग की। मीटिंग में एक फरमान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सभी जो दुकानें हैं उन पर पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, जिसमें लिखा जाएगा कि अगर आप चेहरा ढके हो या नकाब पहने हो तो आप दुकान पर सामान नहीं खरीद पाएंगे। दुकान पर यदि आपको सामान खरीदना है तो अपना चेहरा खोलकर आना पड़ेगा, जिससे आपकी पहचान हो सके। जब व्यापारियों से इसके बारे में पूछा गया तो व्यापारियों का कहना है कि सराफा बाजार में लगातार चोरियां हो रही हैं। चोरियां तब से हो रही हैं जब से सोने और चांदी की कीमतें बढ़ी हैं। अब चोर सराफा मार्केट को आसानी से टारगेट बनाते हैं। इसके बाद जब नकाब और हिजाब में चोर आते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है और सीसीटीवी कैमरे में अगर कैद भी हो जाते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है। इसके बाद जब उनकी शिनाख्त करने के लिए जाओ तो व्यापारी उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते व्यापारी लगातार परेशान थे और चोरी की घटनाओं का
खुलासा होने में भी समस्याएं थी, जिसके चलते व्यापारियों ने बैठकर एक निर्णय लिया और निर्णय के तहत उन्होंने एक फैसला जारी किया कि अब हम अपनी दुकानों पर पोस्टर चस्पा करेंगे। इस पोस्टर चस्पा होने के बाद पूरे झांसी में जो माहौल है वो एकदम गर्मा गया है। सभी का कहना है कि आखिरकार व्यापारियों ने ऐसा फैसला क्यों किया, जिसके चलते कई मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने खामोशी के साथ आपत्ति भी जताई है, लेकिन वो खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो व्यापारियों के अनुसार बताया जा रहा है कि उनकी पुलिस से भी बातचीत हुई थी, तो पुलिस का भी यही कहना था कि चेहरा अगर खुला होगा तो पहचान आराम से हो सकेगी और चोरी की घटनाओं का खुलासा भी हो सकेगा, जिसके चलते यह सारे फैसले लिए गए हैं। फिलहाल अब आने वाले समय में पता चलेगा कि इस फैसले का क्या परिणाम निकलता है और दुकानदारी में कितना फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेशवासियों को योगी की पार्टी के जरिए एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि उनको साइबर अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग आपकी OTP जानकर, आपकी ऐसी बातें जानकर आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि 2017 से पहले मात्र 2 साइबर थाने थे, लेकिन आज 75 जिलों में साइबर थाने बनाए गए हैं। अगर आपके साथ किसी भी तरीके की ठगी होती है तो 1930 पर कॉल करें। जल्द कॉल करने से आपके साथ जो समस्या होती है, जो भी आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसको बचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि कोई भी पुलिस, कोई भी सुरक्षा एजेंसी ना वीडियो कॉल के माध्यम से गिरफ्तारी करती है, और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानून बनाया ही नहीं गया है। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी में ये भी लिखा है कि वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो खास तौर से इस साइबर से सावधान रहें, क्योंकि ये जो साइबर अटैकर या फिर ये जो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे भोले भाले लोगों को केंद्रित करते हैं, जो अपने घर में अकेले होते हैं या फिर रिटायर होते हैं या जिनके बच्चे बाहर होते हैं, ऐसे भोले भाले मासूमों को उनके बच्चों की गिरफ्तारी दिखाकर, उनके ऊपर किसी विभाग का छापा की रिपोर्ट दिखाकर वो उनको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। ये देखा गया है कि इधर डिजिटल अरेस्ट के मामले बहुत तेजी से आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि लोग इसको लेकर जागरूक नहीं हैं और पढ़े लिखे रिटायर्ड लोग इसके जो हैं चंगुल में फंस रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं, ना टीवी देखते हैं ना अखबार पढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई फ़ोन करके आपकी OTP मांगता है तो कृपया किसी के साथ भी अपनी OTP को साझा ना करें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को साइबर अपराध से मुक्त बनाया जाए। प्रयागराज के कीटगंज इलाके के नई बस्ती के एक मकान में सेक्स रैकेट का संचालन होने की सूचना जब पुलिस को मिली थी तो पुलिस ने उसमें छापेमारी किया तो अलग अलग 4 कमरों में लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में वहां पर मिली। पुलिस ने मामला दर्ज करके कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार लोगों से जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि जो इस सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड सर्वेश द्विवेदी है, वो तरसुइया इलाके का रहने वाला है। उसने एक मकान महिला IAS का किराए पे लिया, उसके अपने परिवार को कुछ दिनों तक उस मकान में रखा। उसके बाद वो सेक्स रैकेट का संचालन करना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों को जब इसकी भनक लगी तो उस पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने टीम का गठन किया और जब टीम वहां पर मौके पर छापेमारी करती है तो आपत्तिजनक हालत में 4 कमरों में 4 लड़कियां और 4 लड़के वहां पर मिल गए। पुलिस ने मास्टरमाइंड सर्वेश दुबे समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर अब उन्हें जेल भेज दिया है। हालांकि पूछताछ में अभी भी कौन कौन और इस पूरे रैकेट में किन का क्या रोल है और अभी और कौन इसमें शामिल हो सकता है, पुलिस का जांच अभी चल रही है। जांच का दायरा बढ़ने पर और लोगों का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है।